हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजिसिटी। हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। इस चैप्टर के हमारे 3 लेक्चर्स हो चुके हैं। ये 4th लेक्चर, लास्ट लेक्चर इस चैप्टर का, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे कि जर्मिनेटिंग सीड्स थोड़े टाइम के लिए एनारोबिकली भी रेस्पायर करते हैं अगर वहां पे ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट हम लोग रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस में डिफरेंसेस को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड रेस्पिरेशन इन एनिमल्स में डिफरेंसेस को स्टडी करेंगे एंड क्यों किसी को रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, इस टॉपिक को भी कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, एक्सपेरिमेंट टू डिमॉन्स्ट्रेट एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन को स्टडी करने के लिए हमें कैसी कंडीशन को मेंटेन करना है? एनारोबिक कंडीशन को मेंटेन करना है, दैट मींस वहां पे ऑक्सीजन ना प्रेजेंट हो या आप बोल सकते हो एयर ना प्रेजेंट हो। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब लिया, उस टेस्ट ट्यूब को हमने फिल कर दिया मरकरी से और इसको हमने इन्वर्टेडली प्लेस कर दिया एक बीकर के ऊपर, और बीकर में भी क्या प्लेस थी, आपकी मरकरी थी। तो हमने मरकरी को यहाँ पे पूरे में क्यों लिया है? क्योंकि एयर ना प्रेजेंट हो। एनारोबिक कंडीशन को मेंटेन करने के लिए वी यूज्ड मरकरी हियर। अब इसके बाद इस टेस्ट ट्यूब में हमने किसको प्लेस कर दिया? सोक्ड सीड को। सोक्ड सीड जो जर्मिनेट करेंगे और ये लिविंग है, तो सोक्ड सीड को रखा और इस सेटअप को हमने 2 से 3 दिन के लिए छोड़ दिया। कुछ टाइम बाद हमने इसी सेटअप को देखा, तो उसको देखने के बाद ये 2 आपके अलग अलग एक्सपेरिमेंट नहीं, ये सेम सेटअप है। आफ्टर 2 to 3 डेज तो देखा कि जो आपके जो जर्मिनेट करते हुए सीड्स है वो नीचे की तरफ आ गए, ऊपर कोई गैस फिल हो गई है, यहाँ पे कोई गैस आ गई है और जो मरकरी का लेवल था वो डिक्रीज कर गया है, डाउनफॉल हो गया इसमें। अब इसको चेक करना है कि यहाँ पे जो गैस प्रेजेंट है, जो गैस इवॉल्व हुई है, वो कौन सी है। तो इसको चेक करने के लिए क्या किया हमने, एक नीचे से स्टिक को यूज किया और वो जो स्टिक थी वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की थी, KOH की थी। और KOH का फंक्शन क्या होता है? इट एब्सॉर्ब्स CO2। तो जब ये KOH की स्टिक ऊपर फ्लोट करते हुए गई, जैसे ही ये ऊपर गई तो इसने किसको, CO2 को एब्सॉर्ब कर लिया। CO2 को जैसे ही एब्सॉर्ब किया, फिर से क्या हो जाएगा, गैस तो वहां पे प्रेजेंट नहीं है। आपको कैसी कंडीशन मिल जाएगी? फर्स्ट वाली, जो आपका ये वाला डायग्राम दिया गया है कि भाई सारे जो सीड्स थे वो ऊपर की तरफ चले जाएंगे। देखिएगा, यहाँ पे बना देते हैं। ये जो CO2 है वो तो एब्सॉर्ब हो गई और सारे सीड्स ऊपर हो गए, तो ये फिर से ये कंडीशन आ गई, मर्क्यूरी लेवल राइज कर गया। दैट मीन्स सीड्स भी एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं। और क्योंकि यहाँ पे सीड जर्मिनेट कर रहे हैं, जर्मिनेशन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी? एनर्जी की। और फूड तो ऑलरेडी सीड में पहले से ही प्रेजेंट होगा। और एनर्जी कौन से प्रोसेस से मिलती है? रेस्पायरेशन से हमें मिलती है। तो चाहे वो एनारोबिक रेस्पायरेशन हो या एरोबिक रेस्पायरेशन हो, उसका कोई भी आपका ये नहीं है कि आप एनारोबिक से अलग चीज प्रोड्यूस होगी। मेन मोटिव क्या होता है? दोनों से हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए है। तो यहाँ पे एयर तो प्रेजेंट नहीं थी और जर्मिनेशन के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। दैट मीन्स ये आपका रेस्पिरेशन तो हो रहा है, और कौन सा रेस्पिरेशन हो रहा है? एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्सपेरिमेंट। एक बार फिर से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं इसी एक्सपेरिमेंट को। क्या था? हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, उस टेस्ट ट्यूब में मरकरी को फिल किया। वाई वी फिल्ड इट विद मरकरी? इन ऑर्डर टू मेंटेन एनारोबिक कंडीशन, कि एयर ना प्रेजेंट हो और आप बोल सकते हो ऑक्सीजन ना प्रेजेंट हो। और फिर इसमें सीड्स को प्लेस किया, सोक्ड सीड्स को, और इस सेटअप को 2 से 3 दिन के लिए छोड़ दिया। जब इसी सेटअप को 2 से 3 दिन के बाद देखा तो ऊपर आपका कोई गैस आ गई और जिसकी वजह से मर्क्यूरी लेवल यहाँ पे डाउन कर दिया, क्योंकि मर्क्यूरी इज हैवियर देन द गैस। गैस लाइटर होगी तो ये ऊपर की तरफ होगी और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस था, ये लेवल भी इस जगह से भी अप करेगा ना, क्योंकि जब मर्क्यूरी नीचे आ रही है, सीड जर्मिनेट हुए होंगे। अब इस गैस को चेक करने के लिए हमने यहाँ पे क्या दी? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की स्टिक। अब ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की स्टिक ऊपर फ्लोट करके गई, जैसे ही ऊपर फ्लोट करके गई इसने एब्सॉर्ब कर लिया इसको, CO2 को, और फिर से ये मर्क्यूरी लेवल इंक्रीज कर गया। सो हियर लेट्स रीड द कंटेंट। हमने एक 8 to 10 सोक्ड सीड लिए, पी सीड्स लिए टेस्ट ट्यूब में। टेस्ट ट्यूब को मर्क्यूरी से फिल किया, उसको इन्वर्टेड प्लेस किया और बीकर में भी मर्क्यूरी फिल कर दी। अब सीड्स को कंप्लीटली, जो सीड्स है वो चारों तरफ से मर्क्यूरी से सराउंडेड, दैट मींस एनारोबिक कंडीशन मेंटेन है। और उसी सेटअप को 2 से 3 दिन तक के लिए देखा, तो 2 से 3 दिन के लिए बाद देखा तो जो मर्क्यूरी का लेवल था वो आपका फॉल कर गया टेस्ट ट्यूब में, और एक कोई गैस लिबरेट हुई, जो कि पता चलता है बाद में कार्बन डाइऑक्साइड है। कैसे टेस्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है? हमने स्टिक ली थी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को, जो टेस्ट ट्यूब में हमने उसको प्लेस किया और वो फ्लोट करते हुए ऊपर की साइड चले गए और उसने उस गैस को एब्सॉर्ब कर लिया। तो जो KOH है वो किस गैस को एब्सॉर्ब करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को, और फिर से मर्क्यूरी का लेवल बढ़ गया। तो ये प्रूव करता है कि वहां पे जो जर्मिनेटिंग सीड्स थे वो एनारोबिकली रेस्पायर कर रहे थे। और इसी का एक सिमिलर एक्सपेरिमेंट को हम लोगों ने सेटअप किया था एज अ कंट्रोल के लिए हमने इसमें सेटअप किया। उस केस में हमने क्या किया कि जो ये टेस्ट ट्यूब थी इसको मर्क्यूरी से तो फिल किया और नीचे बीकर में सेम सारा कुछ सेम रखा, लेकिन
इसमें हम लोगों ने सोक्ड सीड ना रखने के बजाय क्या रखे, बॉइल्ड सीड रखे और डिसइंफेक्टेंट से ट्रीट करके रखे। बॉइल्ड सीड को यहाँ पे प्लेस कर दिया, ठीक है। बॉइल्ड सीड होंगे, डेड सीड होंगे तो ये रेस्पायर करेंगे नहीं, कोई भी गैस 2 से 3 दिन के बाद तब भी नहीं प्रेजेंट होगी। तो इसको हमने ऐसा कंट्रोल पे कंपेयर तो करना पड़ेगा ना कि डेड सीड है तब भी वहां पे गैस प्रोड्यूस हो रही है 2 से 3 दिन के बाद, और लिविंग सीड है तब भी प्रोड्यूस हो रही है, ऐसा तो नहीं होगा। तो उसके लिए हमें टेस्ट करना पड़ेगा। तो लिविंग सीड में ऊपर गैस आएगी, बॉइल्ड डेड सीड में नहीं होगी। दैट मीन्स जर्मिनेटिंग सीड्स एनारोबिकली रेस्पायर कर रहे थे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, इट इज रेस्पिरेशन कंट्रास्टेड विद द फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस जस्ट एक दूसरे के कंट्रास्टिंग है। रेस्पिरेशन में जो हम लोग रेस्पिरेशन केस में O2 यूज होती है और CO2 इवॉल्व होती है। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है रेस्पिरेशन में, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है वहीं पे। फोटोसिंथेसिस में CO2 यूज होगी, O2 इवॉल्व होगी और ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है। तो ये दूसरे के कंट्राडिक्टरी हैं एक दूसरे के। सो इन मेनी रिस्पेक्ट्स respiration and photosynthesis in plants are distinctly opposite processes. दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेस हैं। एक की रिक्वायरमेंट दूसरे का प्रोडक्ट और दूसरे का प्रोडक्ट दूसरे का रिक्वायरमेंट होता है। इसलिए हम लोग जो एक्सपेरिमेंट है रेस्पिरेशन से रिलेटेड वो दिन के टाइम पे नहीं करते, क्योंकि दिन के टाइम पे मोस्टली आपका क्या हो रहा होता है, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। सो हियर लेट्स सी सम डिफरेंसेस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। हियर फोटोसिंथेसिस occur only in the presence of the chlorophyll, while respiration occurs in all the living cells. प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस मेनली ग्रीन पार्ट में ही होगी, लिविंग लीव्स में ही होगी, बट रेस्पिरेशन जो भी लिविंग सेल होगी, वेदर इट इज अ रूट सेल, लीव सेल, स्टेम यंग सेल्स या स्टेम्स लिविंग सेल्स, हर जगह रेस्पिरेशन हो रहा होता है। और जो आपका फोटोसिंथेसिस है वो लाइट की प्रेजेंस में होता है, लेकिन रेस्पिरेशन हमेशा होता है। जरूर नहीं है कि लाइट हो कि तभी होगा या लाइट नहीं है तभी होगा, वो हर टाइम होता है। एंड जो आपका फोटोसिंथेसिस उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर यूज हो रहा होता है, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज यूज हो रहा होता है। ऑक्सीजन रिलीज होती है एज एंड प्रोडक्ट इन फोटोसिंथेसिस, बट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है रेस्पिरेशन में। लाइट एनर्जी यहाँ पे कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में एंड वो स्टोर हो जाती है। हम पता है ना लाइट एनर्जी, सोलर सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी यूज हो रही है, बट इन केस ऑफ रेस्पिरेशन केमिकल एनर्जी इज पार्शियली कन्वर्टेड इनटू हीट एंड पार्शियली इज यूजफुल into useful energy for various activities. तो फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी एंड रेस्पिरेशन में केमिकल एनर्जी है। रिजल्ट और जो फोटोसिंथेसिस है जिसकी वजह से ग्लूकोज सिंथेसाइज हो रहा है तो वेट गेन होगा प्लांट में, बट यहाँ पे रेस्पिरेशन ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है तो वेट लॉस होगा, लॉस इन वेट। और फोटोसिंथेसिस में जो फूड है वो ग्लूकोज है, मैंने बनता है, और लेकिन रेस्पिरेशन में जो फूड है उसका ब्रेकडाउन होता है। सो फोटोसिंथेसिस द कंस्ट्रक्टिव या आप बोल सकते हो एनाबॉलिक प्रोसेस है, वो प्रोसेसेस जो किसी चीज को बनाते हैं, मतलब कोई प्रोडक्ट को सिंथेसाइज कर रहे हैं उनको हम लोग एनाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं। जिसमें किसी प्रोडक्ट का या सबस्ट्रेट का ब्रेकडाउन हो रहा होता है उसको हम लोग कैटाबॉलिक या डिस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस बोलते हैं। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड रेस्पिरेशन इन एनिमल्स में क्या डिफरेंस है। सी, प्लांट्स में कोई भी गैसेस ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। जैसे हमारी बॉडी में पूरी जगह ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए अगर आपका हैंड्स है वहां की सेल्स में भी ऑक्सीजन चाहिए, आपके ब्रेन में भी चाहिए, तो ब्रेन की सेल्स थोड़ी लंग्स तक आएंगी कि ऑक्सीजन दे दो मुझे ना। वहां पे क्या करता है, ब्लड है पूरी बॉडी में, गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है और हर जगह से CO2 लेता है फिर से लंग्स में आके छोड़ देता है। लेकिन प्लांट में ऐसा कोई भी गैसेस ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होता है। रेस्पिरेटरी गैसेस सिंपली डिफ्यूज होती हैं इन एंड आउट बाय द सेल्स टू सेल डिफ्यूजन, से एक सेल से दूसरे सेल से भागे। ऐसा कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, बट एनिमल्स में ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है रेस्पिरेटरी गैसेस को। प्लांट्स में वन ऑफ द एंड प्रोडक्ट ऑफ द एनारोबिक रेस्पिरेशन, प्लांट्स में आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन अगर हो रहा है तो वहां पे इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल बनता है, बट एनिमल के केस में लैक्टिक एसिड बनता है। इसका एग्जाम्पल है, अगर आप बहुत ज्यादा तेज दौड़ रहे हो, आप रन कर रहे हो, ठीक है, आप बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हो, आपका जो स्टोर्ड फॉर्म था ग्लूकोज वो भी यूज हो गया, ब्लड से जो ट्रांसपोर्ट हो रहा था, आपको और एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो वहां पे क्या होता है, ग्लूकोज का उन मसल्स में ग्लूकोज का इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है। अब जब इन द एब्सेंस ऑफ हो रहा है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा होगा उन मसल्स में, पूरी बॉडी में नहीं बात कर रहे, और एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा होगा तो वहां पे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से आपको थकान महसूस होती है और आपके पैरों में या जो भी आपका रन कर रहे हो तो पैरों में या कोई काम कर रहे हो तो मसल्स में पेन होता है। दिस इज बिकॉज ऑफ द लैक्टिक एसिड। और जब आप रेस्ट करते हो तो ये लैक्टिक एसिड फर्दर CO2 में ही ब्रेकडाउन होता है, इसका कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है while resting. In plants, the process produces little heat as compared to the animals. अगर plants में respiration हो रहा है और animals में अगर देखेंगे तो plants में कम heat produce होती है as compared to the animals.
नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, व्हाई वन शुड नॉट स्लीप अंडर अ ट्री एट नाइट। किसी को रात में क्यों नहीं, मना करते ना कि रात में पेड़ों के नीचे क्यों ना सो, ऐसा क्यों? क्या वहां पे भूत ऊत होते हैं? ऐसा कुछ नहीं होता है। जो कार्बन डाइ प्लांट जो दिन के टाइम पे आपका कौन सा प्रोसेस कर रहे होते हैं, प्लांट दिन के टाइम पे फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं। फोटोसिंथेसिस कर रहे होंगे तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी? आपकी O2 गैस प्रोड्यूस होगी, और O2 अच्छी होती है हम लोगों के लिए। एंड रात के टाइम पे कोई लाइट तो होती नहीं है, तो रात में वो कौन क्या कर रहे होंगे? नॉर्मली हमारी तरह वो रेस्पायर कर रहे होंगे। जब रेस्पायर कर रहे होंगे तो CO2 गैस प्रोड्यूस होगी। इसलिए बोलते हैं कि रात में प्लांट के नीचे ना सो। बट अगर हम कंपेयर करते हैं खुले एनवायरमेंट से, जो ओपन एनवायरमेंट है, आपका बाहर का वातावरण है, उस पे CO2 ज्यादा होगी, या आपके एक बंद कमरे में ज्यादा CO2 होगी? तो ऑब्वियस है कि नेचर में CO2 कम होगी, ऑक्सीजन ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू द योर रूम। रूम में CO2 का कंटेंट ज्यादा होगा। और इसलिए मना करा जाता है क्योंकि रात में पेड़ों में भी बहुत सारी बर्ड्स, पीचिंग बर्ड्स होंगी, पर्चिंग बर्ड्स होंगी, और इंसेक्ट्स होंगे, स्पाइडर्स होंगे, स्नेक्स होंगे, तो वो आपके लिए डेंजरस है, ना कि वहां पे स्पिरिट्स या घोस्ट है। सो हियर the carbon dioxide releases by trees during respiration at night is too little to cause any harm. जो आपके पेड़ रात में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं वो बहुत ही कम है, और वी हैव मच मोर ऑफ दिस गैस इन आवर बेडरूम्स। हमारे CO2 का जो कंटेंट है वो बेडरूम में ज्यादा है एज कम्पेयर टू द ओपन एनवायरमेंट। हाउएवर, द ड्रॉपिंग्स ऑफ द पर्चिंग बर्ड्स एंड द नाइट एक्टिव इंसेक्ट्स, स्पाइडर्स, स्नेक्स एक्सेट्रा आर रियल डेंजर्स। ये ज्यादा आपके डेंजरस है। बट बिलीव इट, यहाँ पे एक लाइन लिखी है, बिलीव इट, देयर आर नो घोस्ट और स्पिरिट्स रेस्टिंग ऑन द ट्रीज। कोई भी भूत या आत्माएं नहीं होती हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू चैप्टर को स्टार्ट